हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉट 247 में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम झारखंड ज्योग्राफी को कवर कर रहे हैं। झारखंड ज्योग्राफी का यह हमारा चौथा क्लास है, जिसमें आज हम देखेंगे झारखंड की नदियों का पार्ट 1। दोस्तों, ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा है कि ज्योग्राफी को अगर आप रट करके पढ़ेंगे तो आप भूल जाएंगे और आपको थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा और क्वेश्चन आप गलत करके आ सकते हैं। तो पूरा का पूरा मैप्स पर आधारित हम लोग ज्योग्राफी को कवर कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज झारखंड की नदियों को। दोस्तों, नदियों को पढ़ने से पहले थोड़ा सा कुछ बातों की जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि अपवाह तंत्र क्या होता है, अपवाह द्रोणी यानी कि ड्रेनेज बेसिन क्या है और नदी का मुहाना क्या है, नदी का मुहाना क्या होता है। देखिए, अपवाह तंत्र जैसा कि आप लोग जानते होंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट हम लोग लेकर के चलते हैं। अपवाह तंत्र यानी कि जैसे कि आप देखते होंगे ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाह तंत्र। क्यों आप बोलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाह तंत्र? गंगा नदी का अपवाह तंत्र, उसके बाद आप बोलते हैं सिंधु नदी का अपवाह तंत्र। तो दोस्तों, एक एक मुख्य नदी होता है, एक बड़ी नदी होती है, और उस नदी का जो सहायक नदियां, जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं, वह सब मिला करके एक नदियों का एक जाल बनाती है, एक क्षेत्र बनाती है, जिसमें कि बड़ी नदियों में सारे के सारे उसकी सहायक नदियां क्या करती है, जल आकर के उझल देती है, और उझलने के बाद वो बड़ी नदी वो जल लेकर के आगे एक दिशा में बहते रहती है, और वो एक पूरा का पूरा नेटवर्क बनाती है, नदियों का जाल बनाती है। और इसी को कहते हैं, इस मुख्य नदी के नाम से उस तंत्र का, उस सिस्टम का, उस बहाव तंत्र का, वह प्रवाह तंत्र का नाम पड़ जाता है। जैसे कि गंगा नदी का है तो गंगा नदी का अपवाह तंत्र, सोन नदी का है तो सोन नदी का अपवाह तंत्र, दामोदर नदी का है तो दामोदर नदी का अपवाह तंत्र। तो ये हो जाता है, जैसा कि आपने समझ गए होंगे। देख लीजिएगा यहां पर अगला है अपवाह द्रोणी क्या कहलाता है। द्रोणी बेसिन यानी कि थाली। दोस्तों, आप थाली में क्या करते हैं, ये आपके पास जो थाली होता है वह सामान रखने के लिए होता है, आप एकत्रित करके कुछ चीजों को रखते हैं। तो यहां पर नदी का द्रोणी, अपवाह तंत्र का द्रोणी मतलब कि पानी रखने का स्थल। अब होता है एक मेन नदी, और उस मेन नदी के चारों ओर से क्या होता है, जो छोटी छोटी सहायक नदियां उस नदी में आकर के अपने जल को उझल देती है, और वहां से फिर क्या करता है, वो नदी उस जल को लेकर के बाहर आती है और जाकर के अपना वह सारा का सारा पानी जो है, जो जल है, वो समुद्र में कहीं पर जो बड़ा जलाशय होता है उसमें जाकर के उझल देती है। तो इस प्रकार से चलता है। तो वह जगह जहां पर कि नदियां, छोटी छोटी नदियां बड़ी नदियों में आकर के जल को एकत्रित करती हैं और वो जल लेकर के फिर आगे बढ़ा जाता है, तो वो कहलाता है वहां का नदी बेसिन। जैसे कि अभी हम लोग देखेंगे दामोदर नदी का बेसिन। ठीक है, दामोदर नदी का बेसिन जिस क्षेत्र से होकर वह बहती है, ठीक है, जिस जगह से होकर वह अपने पानी को लेकर के बहती है, उसको जगह चाहिए ना भाई, तो वही है उसका बेसिन। दामोदर नदी है तो दामोदर नदी का बेसिन, गंगा नदी है तो गंगा नदी का बेसिन, ब्रह्मपुत्र नदी है तो ब्रह्मपुत्र नदी का बेसिन। दोस्तों, हम लोग जब इंडियन ज्योग्राफी देखेंगे तो वहां भी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ देखने वाले हैं। जैसे कि नदी का मुहाना क्या क्या होता है, जैसे डेल्टा बनाता है, एस्चुरी बनाता है, लेकिन मुहाना होता क्या है? सभी नदियां, सारे के सारी नदी जो है आगे बढ़ते रहती है और किसी बड़े जलाशय में, अपने से बड़े जलाशय में जाकर अपने नदियों को कहती है, भाई थोड़ा देर के लिए मेरा पानी रख लो। तो वो क्या होता है, जिसमें रखती है तो कहता है वो उसका मुहाना है, वहां पर जाकर के वो मिल गया। बड़ी बड़ी नदियां समुद्रों में, महासागरों में जाकर के मिलती है, छोटी छोटी नदियां बड़ी नदियों में जाकर के मिलती है, और इस प्रकार से जहां मिलती है वो उसका मुहाना कहलाता है, वो उसका मुंह कहलाता है, मतलब कि जाकर के उसमें अपना पूरा का पूरा पानी उझल दिया। ये हुआ। अब चलिए झारखंड की नदियों का बात करते हैं। आप यहां पर देख रहे होंगे कि नदियां, एक ऐसा नदी है, पानी आप देख रहे हैं कि वहां से क्या हो रहा है, ये बाहर आ रहा है, और पत्थर वगैरह, चट्टान बहुत ज्यादा आपको दिख रहा होगा। तो झारखंड में इसी प्रकार की नदियां अधिकतर आपको देखने को मिलेगा, इसी प्रकार के, क्योंकि ये आपने हम लोग ने पढ़ा था कि झारखंड में पठारी क्षेत्र बहुत अधिक आपको देखने को मिलेगा, चट्टानों की अधिकता बहुत ज्यादा है। यहां पर जो चट्टान है अधिकतर आर्कियन काल की चट्टानें हैं, मतलब 90% से ज्यादा आर्कियन काल की चट्टान है। और अगर आर्कियन काल की चट्टान है तो मैंने पहले ही बताया था, आर्कियन काल की चट्टान का मतलब सबसे प्रारंभिक चट्टान, सबसे शुरुआत का चट्टान, जब दुनिया में कुछ नहीं था, ठीक है, इस धरती पर कुछ नहीं था, जीव जंतु कुछ नहीं था, तो उस समय के काल से लेकर के अभी तक के काल में जो आर्कियन काल की चट्टान है वो सबसे ज्यादा कहां पर मिलता है, आपको झारखंड में देखने को मिलेगा। जैसे कि उत्तरी छोटा नागपुर का पठार हमने पढ़ा था, उसमें पढ़ा रांची का पठार, हजारीबाग का पठार पढ़ा है, ठीक है, इससे पहले आप लोग देख लीजिएगा उसको जाकर के, जो हम लोगों ने पढ़ा है। अब कहता है 90% से ज्यादा आर्कियन क्रम की चट्टान है। ये आर्कियन क्रम की चट्टान क्या है? अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है तो आपको पीछे का क्लास देखना होगा, अभी ये सब नहीं हो पाएगा। दोस्तों, धरती पर जब कुछ नहीं था तो धरती क्या थी? आग का धधकता हुआ गोला था। अब आग का धधकता हुआ गोला था तो धरती अंदर से घुसा घुसा करके लावा और मैग्मा बाहर उगल रही थी।
और जब उगल रहा था तो ये क्या हो रहा था, बाहर आकर के ठंडा होता था और चट्टान बन जाता था। और ये चट्टान क्या हो रहा है, एकदम लाखों करोड़ों वर्ष तक ये लावा उगले जा रही है और चट्टान बने जा रहा है, चट्टान बने जा रहा है और चट्टान बनते बनते बड़ा होते गया। और जो शुरुआती चट्टान था दोस्तों, वो टूटा फूटा नहीं, ये चट्टान जाकर के बाहर में टूटा है, थोड़ा दूर जाकर के अब सादी चट्टान बना, लेकिन ये टूटा फूटा नहीं, इसमें किसी भी प्रकार का छिद्र छेद वगैरह नहीं हुआ। ठीक है, बहुत कठोर है, बहुत ज्यादा कठोर है आर्कियन क्रम की चट्टान। अब बहुत ज्यादा कठोर है तो जब यहां पर पानी आएगा तो ये क्या करेगा, इसके अंदर तो पानी जा नहीं पाएगा क्योंकि छेद है ही नहीं, तो पानी इसके अंदर से धरती में नहीं जा पाएगा। ठीक, एक कॉन्सेप्ट। दूसरा ये है कि पठारी भाग बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहां पर चट्टान जो है बनते गया और एक लेयर बन गया पूरा और एक जाल बना दिया। जैसे राजमहल की पहाड़ियों के बारे में हमने देखा, उत्तरी छोटा नागपुर का पठार, ये सब क्या है, लावा से निर्मित चट्टाने हैं। ठीक है, ये सारे के सारे के बात हमने देखा है। तो आर्कियन क्रम की चट्टानों की यहां पर अधिकता है, तो और बहुत कठोर है, ये सारे के सारे चट्टान क्या है, बहुत कठोर है, कोई छिद्र वगैरह नहीं है। और चूंकि पठारी भाग है ज्यादा से ज्यादा झारखंड में, तो पानी जब आएगा और कठोर भी है, न पानी नीचे जा पाएगा, तो ये क्या होगा, फिसलेगा, पानी यहां से फिसल जाएगा ससर के नीचे। और जब ससर के नीचे जाएगा तो नीचे पानी धरती में जा ही नहीं पाएगा। तो धरती में जो पानी होता है, जिसको कहते हैं हम लोग अंडरग्राउंड वाटर, भूमिगत जल, तो झारखंड के अधिकतर क्षेत्र में आपको भूमिगत जल की मात्रा कम देखने को मिलती है। ठीक है, दूसरा बात कि कठोर चट्टानों से होकर जब ये गुजरेगी, ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात आगे करेंगे। तो देखिए, किसी भी क्षेत्र का जो अपवाह प्रणाली होता है, जो ड्रेनेज सिस्टम होता है, वह किन किन बातों पर निर्भर करता है, एक बार इसको थोड़ा सा देख ले क्या, हाँ चलिए देख लेते हैं किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो उस क्षेत्र में जल की मात्रा कितनी है, उस अपवाह तंत्र में जल की मात्रा कितनी है। जैसे कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसमें जल एकदम भरा पड़ा है, ठीक, गंगा नदी में जल पानी बहुत भरा पड़ा है, ठीक है, सिंधु नदी में, तो जल की मात्रा कितनी है, उस प्रकार से उस क्षेत्र का अपवाह प्रणाली कहेगा, हाँ यहां पर इस प्रकार का अपवाह प्रणाली है, बहुत ज्यादा जल है, आयतन बहुत ज्यादा है जल का, डेंसिटी बहुत ज्यादा है, वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा है, लंबी नदी है जैसे नील नदी का अपवाह प्रणाली, बहुत ज्यादा जल है। ठीक है, तो ये सब हम लोग आगे देखेंगे, ज्योग्राफी जब हम करेंगे, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, आप लोग अगर कहेंगे तो इसी प्रकार से इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आपको पढ़ा देंगे। दूसरा, उस क्षेत्र का भूमि का संरचना कैसा है, यानी कि उस क्षेत्र में भूमि किस प्रकार की है। अब भूमि जो है कमजोर होगा, मजबूत होगा, उस हिसाब से भी अपवाह प्रणाली उस पर भी डिपेंड करेगा। ढाल की तीव्रता कैसी है, अगर पानी आ रहा है समतल भूमि में और समतल भूमि से ही जा रहा है इस प्रकार से, तो क्या होगा, झरना वगैरह बनेगा क्या, फॉल वगैरह, वाटरफॉल, जलप्रपात बनेगा नहीं ना। लेकिन यहां झारखंड में क्या है, पठारी क्षेत्र ज्यादा है और ढलान, थोड़ा सा देर चलेगा और बाद में पठार क्षेत्र है, तो क्या होगा, ढलान मिल जाएगा उसको, तो ये पानी नीचे गिर जाएगा और जब पानी नीचे गिरेगा तो स्पीड से गिरेगा, तो ये जलप्रपात बनाता है। आप देखेंगे कि झारखंड में अधिकतर जो नदियां हैं वो जलप्रपात बनाती है, क्योंकि पठारी क्षेत्र में जाते जाते मूड खराब होता है और ढलान से नीचे कूद जाता है, और जब ढलान से नीचे कूदेगा तो क्या होगा, वो जलप्रपात बना लेता है। तो अधिकतर जो यहां पर देखेंगे कि जलप्रपात आपको देखने को मिलेगा। भूमिगत जल की मात्रा कम, ये तो हमने देखा है। उसके बाद उस क्षेत्र का जो उस क्षेत्र में किस प्रकार के पेड़ पौधे हैं, जंगल कैसा है, जंगल वगैरह ज्यादा है कि नहीं, उससे भी अपवाह प्रणाली वहां का मतलब डिपेंड करेगा कि नहीं, बताइए। अगर बहुत ज्यादा जंगल झाड़ होगा, ठीक है, मतलब पेड़ पौधे वन बहुत ज्यादा होंगे, तो पानी का किस प्रकार का होगा वो और जिसमें थोड़ा भी जंगल वगैरह नहीं है वहां पर किस प्रकार का अपवाह प्रणाली होगा, एक ही जैसा तो नहीं होगा। तो ये सारे के सारे फैक्टर हैं जो एक अपवाह प्रणाली को, एक ड्रेनेज सिस्टम को क्या करते हैं, इफेक्ट डालते हैं वहां पर। ठीक है, प्रभावित होता है इन सब फैक्टर से, आप समझ गए। वहीं पर अगर झारखंड के अपवाह तंत्र की बात करें, ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम की बात करें, तो अगर पढ़ना चाहेंगे आप झारखंड का अपवाह तंत्र, तो आपको क्या पढ़ना होगा, एक तो झारखंड की नदियां, ऊपर से झारखंड की जो अधिकतर नदियां हैं वो जलप्रपात बनाती हैं, तो जलप्रपात पढ़ना होगा, गर्मकुंड है यहां पर बहुत सारे, तो ये सब जो है पूरा मिला करके झारखंड का अपवाह तंत्र बनता है और हमें ये सब के सब पढ़ने हैं। ये तो ये बात हो गया। अब आगे चलिए, थोड़ा सा झारखंड की नदियों का कुछ फैक्ट है, फिर हम लोग चलेंगे स्पेशली सारे के सारे नदियों पर। दोस्तों, झारखंड की जो अधिकतर नदियां हैं वो छोटी है, साइज में छोटी है, बहुत बड़ी बड़ी नहीं है। ये नहीं कि 5,000 किलोमीटर 7,000 किलोमीटर लंबा लंबा दूरी तक तय कर रहा है, ऐसा नहीं है, थोड़ा थोड़ा 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर इस तरह से चलती है। ठीक है, तो आकार क्या है उसका, छोटा है। दूसरा, झारखंड की अधिकतर नदियां मानसून पर निर्भर है, बरसाती नदियां हैं। ठीक है, मतलब कि बरसात हुआ, मानसून आया, पानी एकदम भर के हो आ गया, अब बहुत ज्यादा पानी हो गया, बाढ़ आ गया, और जैसे ही बरसात गया, मानसून गया,
ठीक है, गर्मी का दिन आया तो क्या हुआ, पानी सूख के एकदम तट आ गया। तो इस प्रकार की नदियां हैं ज्यादातर। लेकिन यहां पर दो नदियां हैं जिसमें कि सोन नदी और गंगा नदी है। वो क्या है, उसको छोड़ करके ये बरसाती नदियां नहीं है, सोन नदी और गंगा नदी नहीं है बरसाती नदियां। लेकिन झारखंड की स्पेशली अगर नदियों की बात करें तो ये दोनों नदी झारखंड को केवल टच करके निकल जाता है। ठीक है, सोन नदी और गंगा नदी क्या करती है, झारखंड को बस छू करके भाग जाती है। तो इस प्रकार से हम क्या कहेंगे कि यह झारखंड की नदियां हैं, नहीं, केवल टच करके निकला है तो उतना इंपॉर्टेंस नहीं है सोन नदी और गंगा नदी का यहां पर। ठीक है, केवल सीमा बनाता है। ठीक है, केवल क्या है, टच करके निकलने वाला नदियां क्या है, केवल सीमा, बॉर्डर बना देता है किसी के साथ। झारखंड और बिहार के साथ गंगा नदी बॉर्डर बना दिया, तो बंगाल के साथ सोन नदी किसके साथ बना दिया, तो इसके साथ जो नदी नदी ऐसे बह रहा है तो इस साइड में जो क्षेत्र है और इस साइड में, तो उसके बीच सीमा बनाने का केवल काम करता है सोन नदी और गंगा नदी। हम लोग आगे देखेंगे सब कुछ। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, अगर देखिए, अगर आप आपको झारखंड का मैप अगर दिमाग में छपा हुआ नहीं है तो दिक्कत है, मुश्किल है दोस्तों। ठीक है, तो जा करके झारखंड का मैप को दिमाग में बसाइए। ठीक है, इसके पहले कौन सा जिला कहाँ है सब कुछ आपको देखना होगा, कौन सा जिला कहाँ है, उसका लोकेशन कहाँ है, पठार कहाँ पर स्थित है, नदी कहाँ है, सब कुछ आपको देखना होगा, तभी समझ में आएगा जब आप मैप आपके दिमाग में बैठा हुआ रहेगा। तो पहला क्लास जाकर के जरूर देखिएगा। ठीक है, तो झारखंड का जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, जो गढ़वा है, पलामू है, यहाँ से सोन नदी पार कर जाती है। और जो पूर्वी क्षेत्र है, पूर्वोत्तर क्षेत्र, पश्चिम जो साहेबगंज है, ठीक है, तो जो वहां से गंगा नदी टच करके निकल जाती है। ठीक है, ये दोनों नदी जो है क्या है, झारखंड की बरसाती नदियां नहीं है, क्योंकि इसमें साल भर पानी रहता है। दूसरा कि झारखंड की जो नदियां हैं, चूंकि हम लोगों ने देखा कि झारखंड में कठोर चट्टान, आर्कियन क्रम की चट्टानें बहुत ज्यादा है। जैसा कि अभी थोड़ा देर पहले हमने देखा था कि जो नदियां हैं, जब पानी वह बह रहा है तो दोनों तरफ क्या है, पत्थर वगैरह बहुत ज्यादा। आप कभी जाइए रांची में जाइए तो आपको नदियां क्या दिखेगा, दोनों तरफ बहुत बड़ा बड़ा चट्टान है, पत्थर है। स्वर्णरेखा नदी देखिए, दामोदर, उसी प्रकार से मिलेगा आपको। ठीक है, पत्थर बहुत ज्यादा, चट्टान बहुत ज्यादा। तो उस प्रकार की नदियों में नाव क्या ही चलेगा बताइए, अगर इस प्रकार की नदियां आपको दे दिया जाए। चलिए देख लेते हैं, ये जो नदी यहां पर बह रहा है तो इसमें नाव चलेगा क्या बताइए। स्वर्णरेखा नदी कभी जाकर के देखिए, वहां नाव चल पाएगा। तो अधिकतर नदियां कठोर चट्टानों से होकर गुजरती है, इसीलिए क्या होता है, ये नाव यहां पर नहीं चल पाता है। इसीलिए कहता है झारखंड की अधिकतर नदियां नौकागम्य नहीं है। बस एक नदी है, उसको छोड़ करके मयूराक्षी नदी। कौन सी नदी, मयूराक्षी नदी, जो कि दुमका वाले इलाके में, चलिए हम आगे बात करेंगे सबके बारे में। ठीक है, तो मयूराक्षी नदी को छोड़कर सारी की सारी नदियां नौकागम्य नहीं है, यानी कि नेविगेबल नहीं है, उस पर नाव का आप मजा नहीं ले सकते। समझ गए, नाव का मजा आप नहीं ले सकते। हाँ, बात बोलिएगा आप कि सर गंगा नदी में तो ले सकते हैं, सोन नदी में तो ले सकते हैं, लेकिन भैया वो दोनों नदी केवल टच करके, छू करके भाग जाती है झारखंड को, तो इसीलिए उसको उसको हम नहीं देख रहे हैं, मयूराक्षी नदी को। अब देखिए, झारखंड की जो नदियां हैं उत्तर की ओर प्रभावित होती है। उत्तर की ओर अगर बहेगा नदी, अगर उत्तर की ओर झारखंड, देखिए कोई भी मैप आप देखते होंगे तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, मतलब उत्तर दक्षिण। चलिए हिंदी भाषा में बात करते हैं, ईस्ट मतलब पूरब और ये पश्चिम। ठीक है, और इसके बीच का क्या हो गया, उत्तर नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट का मतलब उत्तर पश्चिम। ये क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्व। ये क्या हो गया, साउथ ईस्ट मतलब दक्षिण पूर्व। और ये क्या हो गया, वेस्ट साउथ मतलब कि दक्षिण और पश्चिम क्षेत्र। तो अगर इन सब क्षेत्र में जिधर की ओर नदी बहेगा तो कहलाएगा उस प्रकार की नदी है। तो झारखंड में नदियां उत्तर की ओर प्रवाहित होकर गंगा, देखिए झारखंड के उत्तर में कौन सी नदी बहुत बड़ा, गंगा नदी पार करती है, अभी देखेंगे। ठीक है, तो गंगा नदी या फिर उसकी सहायक नदियों में मिल जाती है झारखंड की अधिकतर नदियां। दूसरा, झारखंड की कुछ नदियां हैं जो कि स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, मतलब कहीं भी नहीं जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, तो वो एक ही नदी है, आगे हम बात करेंगे। और वो नदी है स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा, देखिए स्वर्ण मतलब सोना, ठीक है, और सोन नदी ये भी सोना। तो देखेंगे क्यों इसका नाम पड़ा है सोना। उसके बाद जो झारखंड की अधिकतर नदियां हैं वो जलप्रपात का निर्माण करती है। क्यों करती हैं, क्योंकि पठारी क्षेत्र अधिक है, और पठारी क्षेत्र पर पानी जब इस तरह से जाएगा जाएगा जाएगा, पत्थर चट्टान रहेगा और अचानक से उसको क्या मिलेगा, ढलान मिलेगा, तो अरे अरे कहाँ गिरने लगे। ठीक है, और इस प्रकार से गिर करके वो जलप्रपात फॉल का निर्माण करती है। कभी रांची जाइए आप, दसम फॉल घूमिएगा, जौना फॉल घूमिएगा, लातेहार जाइए आपको बूढ़ा घाट मिलेगा, तो ये सब फॉल वगैरह घूमिए, देखिए कितना मनोरम दृश्य प्रकृति का। ठीक है, और झारखंड में कुल 11 नदी बेसिन है। बेसिन के बारे में तो हमने देख लिया, बड़ी बड़ी नदियों का अपना एक प्रवाह द्रोणी होता है, अपवाह द्रोणी होता है, जिसमें कि जल को क्षेत्र को अलग अलग जगह से जो सहायक नदियां लेकर आती है और वहां से जो क्षेत्र से बहता है। तो एक कुछ कुल 11 प्रकार की नदी बेसिन है, हम देखेंगे आगे। ठीक है,
अब देखते हैं कि झारखंड की नदियों को बांट करके पढ़ते हैं कि कौन कौन दिशा में कौन सी नदी प्रवाहित होती है। उत्तर की दिशा में जो नदी प्रवाहित हुई, उत्तरवर्ती नदियां, मतलब नॉर्थ नॉर्थ साइड में वो बह रही है तो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्दर्न नदी, उत्तरवर्ती नदी। अगर पूरब की ओर बह रही है तो पूरबवर्ती नदी। पूरब किधर की ओर है? ये पूरब है। अगर उत्तर की ओर बहेगी तो उत्तरवर्ती नदी। अगर दक्षिण की ओर बहेगी तो दक्षिणवर्ती नदी। अगर पश्चिम की ओर बहेगी तो पश्चिमवर्ती नदी। अगर दोनों के बीच में बहेगी तो उत्तर पश्चिमवर्ती। अगर दक्षिण पूर्वी, ये दक्षिण पूर्वी है, अगर इन दोनों के बीच में बहेगी, ये हो गया आपका दक्षिण, तो इधर है ना दक्षिण पूर्वी, तो इन दोनों के बीच में बहेगा तो दक्षिण पूर्वी नदी। तो इस प्रकार से झारखंड को दिशा के आधार पर, मतलब किस दिशा में कौन सा नदी बह रहा है, उसके आधार पर इसको डिटेल में अगर देखें तो 5 प्रकार से बांटा गया है। लेकिन बहुत सारे बुक में आपको देखने को मिलेगा 2 प्रकार से बांटा। एक तो उत्तर की ओर जाने वाली नदियां, उत्तरवर्ती नदी, उत्तर की ओर बहती है जो नदी, उत्तरवर्ती नदियां। और दूसरा पार्ट में इसके बांटा है पूरब की ओर जाने वाली और दक्षिण की ओर जाने वाली। तो बहुत सारे बुक्स में आपको देखने को मिलेगा उत्तरवर्ती नदियां और पूरबवर्ती, दक्षिणवर्ती एक ही साथ इसको रख दिया गया है। तो हमने इसको अलग अलग करके दिखाया है। बहुत सारे बुक में 5 प्रकार से भी इसको दिशा को दर्शाया गया, तो बहुत सारे बुक में 2 प्रकार से। तो डिटेल में अगर आपसे पूछेगा तो इस प्रकार से बताइएगा। और अगर पूछ दिया जाए कि उत्तरवर्ती नदी, तो उत्तर पश्चिम एक ही साथ आप दे सकते हैं कि उत्तरवर्ती ही, ये उत्तर पश्चिम मतलब इस प्रकार से जा रही है तो उत्तर पश्चिम हो गया। ठीक है, अगर अगर ज्यादा पूछेगा तब, घुस के डिटेल में पूछेगा तब, नहीं तो आप उत्तरवर्ती ही नदियां हम सबको मान सकते हैं। तो चलिए एक एक करके आप ध्यान रखिएगा। उत्तरवर्ती नदियों में मतलब उत्तर की ओर बहने वाली झारखंड की नदियां, सोन नदी, पुनपुन नदी, फल्गु नदी, करमनासा नदी, सकरी नदी। अब देखिए झारखंड की बहुत सारी जो अधिकतर नदियां हैं वो अपना रास्ता ज़्यादा नहीं बदल सकती, क्योंकि बहुत कठोर कठोर चट्टानों के बीच में वो बहती है। ठीक है, बहुत कठोर कठोर चट्टानों के बीच में बहती है, तो क्या ही वो चट्टान को तोड़ पाएगी। लेकिन झारखंड का एकमात्र ये नदी है सकरी नदी, जो अपना रास्ता बदलने के लिए क्या है, फेमस है। या फिर यह कह सकते हैं कि झारखंड की सकरी नदी जो है वो रास्ता बदलने में कुख्यात है। अब जो नदी कभी इधर बह रही है कभी उधर बह जाएगी, तो वो कुख्यात होती है ना, कोसी नदी याद है बिहार का। अब वो रास्ता बदल लेती, कभी इधर जाती है कभी उधर, तो लोग को पता नहीं चलता किधर घर बना है। अगर इधर इधर बह रही थी कभी और अगले साल फिर इसमें बह जाएगी, तो पूरा पूरा घर बाढ़ से बहा ले जाएगी। तो इस प्रकार से यह कुख्यात है, विख्यात नहीं। ठीक है, उसके बाद देखिए पूरब पूरब की ओर बहने वाली, ईस्ट की ओर बहने वाली दामोदर नदी, बराकर नदी, अजय नदी, मयूराक्षी नदी, ब्राह्मणी नदी, गुमानी नदी, बसलोई नदी। दक्षिण की ओर बहने वाली नदी दक्षिण कोयल और शंख नदी। दक्षिण मतलब ये वाला पार्ट। देखिए दिशा मत भूलिएगा, दिशा भूल जाइएगा तो काम ही खत्म हो जाएगा। फिर एक है उत्तर उत्तर पश्चिमवर्ती नदी। उत्तर पश्चिम देखिए ये है आपका उत्तर और ये है आपका पश्चिम। इस दिशा में अगर कोई नदी बह रहा है तो वो क्या है, उत्तर कोयल नदी, अमानत नदी और औरंगा नदी। ये अमानत नदी, ठीक है, आपका अमानत है ये झारखंड का। अगर देखिए दक्षिण पूर्वी नदी, तो दक्षिण क्या, दक्षिण दिशा ये और पूरब दिशा ये। इसके बीच में अगर कोई दिशा में बह रहा है तो ये नदी है, जैसे कि स्वर्णरेखा है, खरकाई है, कांची है, कसाई है, संजय है और राढ़ू बोलते हैं या रारू भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये इतनी नदियां हैं, एक एक करके हम देखते हैं सारे के सारे नदियों को। ध्यान से आप सुनिएगा, 2 पार्ट में इसे कवर करेंगे। कुछ छोटी छोटी नदियों को अगले पार्ट में कवर करेंगे, आज बड़ी बड़ी नदियों को करते हैं। सबसे पहला नदी उत्तरवर्ती नदियों में सोन नदी। कौन सा, सोन नदी। और सोन नदी का नाम सोन नदी क्यों पड़ा, देखिए सोन नदी मतलब सोना, सोना पाया जाता है। इसका यह इसके नदी में जो बालू वगैरह होता है ना जी, तो उसमें क्या है, सोना पाया जाता है, सोना का अंश पाया जाता है, ऐसा कहा जाता है। ऐसे तो हमको कभी नहीं मिला है, सोन नदी भी गए हैं, स्वर्णरेखा नदी, सोना खोजने चले गए लेकिन मिला नहीं कभी। ठीक है, लेकिन कहा जाता है पुराने समय में कि यहाँ इसकी बालू के रेत में जो रेत था होता था, बालू होता था इस नदी के, उसमें क्या होता, सोना का अंश पाया जाता है। तो आप 2 प्रकार के सोना का भंडार याद रखिएगा, 2 प्रकार के। ठीक है, 2 प्रकार का सोना का भंडार होता है। एक होता है प्लेसर भंडार, कौन सा, एक होता है प्लेसर भंडार और एक होता है जो चट्टान, जो खदानों में पाया जाता है, खानों में जो सोना पाया जाता है, और एक होता है प्लेसर। प्लेसर भंडार कौन सा भंडार है, नदियों के बालू में। ठीक है, नदियों के बालू के या फिर बालू के कण में जो सोने का अंश पाया जाता है तो वो प्लेसर भंडार कहलाता है। और पूरे भारतवर्ष में 3 ऐसी नदियां हैं जिसमें कि उसके बालुओं में, उसके रेत के कणों में सोना पाया जाता है। कौन कौन, एक सिंधु नदी याद रखिएगा, दूसरा स्वर्ण रेखा नदी जो कि झारखंड में ही है, और तीसरा सोन नदी जो कि झारखंड से टच करके भाग जाती है। ठीक है, तो ये प्लेसर भंडार कहलाता है सोने का। और एक खदान वाला तो वो धातु वाला तो है ही, खोद खोद करके निकालो। ठीक है, तो इस प्रकार से सोने का भंडार होता है। और कहा जाता है कि सोन नदी के बालू में, रेत के कणों में सोने का अंश पाया जाता था, इसीलिए इसे सोन नदी नाम दे दिया गया।
अगर बात करते हैं अब सोन नदी निकलता कहाँ से है, ये बहुत बहुत पूछा जाता है कि सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है, यह इसका ओरिजिनेट कहाँ से होता है, निकलता कहाँ से है। तो देखिए याद रखिएगा मध्य प्रदेश में, देखिए झारखंड में, भारत में मध्य प्रदेश है एक राज्य, याद है ना, पता है ना, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे वो पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। तो मध्य प्रदेश का मैकाल रेंज जो है, मैकाल पर्वत श्रेणी के अमरकंटक, ये देखिए अमरकंटक पहाड़ी से ये सोन नदी निकलती है और ये मध्य प्रदेश, ठीक है, निकल करके मध्य प्रदेश, यूपी, झारखंड और बिहार, ये 4 राज्यों से गुजरते हुए गंगा नदी में आकर के मिल जाती है। तो जिस नदी में, जिस बड़े नदी में या फिर समुद्र में जहां मिलती है वो उसका मुहाना कहलाता है। तो सोन नदी का मुहाना गंगा नदी, सोन नदी का मुहाना गंगा नदी। गंगा नदी में ये कहां पर आकर के मिलती है बिहार में? तो पटना, इधर पटना है और इधर आरा है। तो पटना के पश्चिम में, पटना के पश्चिम में और आरा के पूर्व में, याद रखिएगा ये दिशा आप बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अगर आप रीजनिंग पढ़ते हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस तो दिशा तो आपको पता होना चाहिए। तो पटना के पश्चिम में और आरा के पूरब में एक जगह है रामनगर जो कि दानापुर में पड़ता है, वहां पर आकर के सोन नदी गंगा नदी से मिल जाती है। याद रहेगा सोन नदी ये गंगा नदी से मिल जाती है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार, ये 4 राज्यों में ये बहती है। और टोटल ये कितनी दूरी तय करती है? तो लगभग 780 किलोमीटर। कितना? लगभग 780 किलोमीटर की दूरी तय करती है। लेकिन आपसे कोई पूछेगा कि ये 780 किलोमीटर तो दूरी 4 राज्यों में करती है, लेकिन झारखंड में ये कितना दूरी तय करती है? तो झारखंड में ये दूरी तय करती है केवल 45 किलोमीटर। कितना? केवल 45 किलोमीटर झारखंड में दूरी तय करती है। याद रहेगा केवल 45 किलोमीटर, क्योंकि देखिए ये टच करके, केवल अगर झारखंड में पूछा जाए कि सोन नदी का इंपॉर्टेंस क्या है, झारखंड में सोन नदी का इंपॉर्टेंस केवल सीमा बनाने के लिए है, बॉर्डर टच करके भाग जाता है, केवल सीमा बनाता है, सीमा बनाने का ही इसका महत्व है, बॉर्डर बनाता है 2 राज्यों के बीच, इधर झारखंड, इधर कौन सा स्टेट है आपको बताना है। याद है आपको? गढ़वा एक ऐसा जिला है जो उत्तर प्रदेश से टच करता है, याद है ना? तो उत्तर प्रदेश और झारखंड के बीच सीमा बनाता है और ऊपर में बिहार, ठीक है। तो ये केवल सीमा बनाने का काम आता है सोन नदी झारखंड के लिए, ठीक है, टच करके निकल जाता है। तो टोटल 45 किलोमीटर की दूरी तय करती है यह झारखंड में। कौन कौन से जिलों को होकर के ये पार करती है टच करके? तो गढ़वा और पलामू। कौन कौन सा? गढ़वा और पलामू। इसीलिए झारखंड में इसका अपवाह क्षेत्र, ड्रेनेज एरिया की बात करें तो 2 ही है, गढ़वा और पलामू। कौन सा? गढ़वा और पलामू। अगर इसकी सहायक नदियों के बारे में बात करें तो पूरे भारतवर्ष में तो इसकी सहायक नदियां बहुत है, ठीक है, भारतवर्ष की बात नहीं कर रहे, झारखंड की बात कर रहे हैं। तो झारखंड में इसकी सहायक नदियां, इसकी ट्रिब्यूटरी, देखिए बड़ी नदियों में छोटी छोटी नदियां आकर के पानी उझलती है, छोटी छोटी नदियां फिर जाकर के बड़ी नदियों में पानी उझलती है, बड़ी बड़ी नदियां समुद्र में, महासागर में जाकर के पानी उझलती है। तो मुहाना कहलाता है जहां पानी उझल देता है। सिंपल शब्दों में अगर सोन नदी का झारखंड में सहायक नदियों की बात करें तो ये जो छोटा सा नदी दिख रहा है आपको, उत्तरी कोयल नदी। कौन सा नदी? इसका नाम है उत्तरी कोयल। अच्छा, उत्तरी कोयल क्यों? क्योंकि ये उत्तर की ओर, ये क्या, कौन सा दिशा है? उत्तर की ओर ये बह रही है। अगर उत्तरवर्ती पूछे तो उत्तरवर्ती में, अगर आपको और डिटेल में कह दिया जाए कि ये उत्तर और पश्चिम, उत्तर और पश्चिम की ओर देखिए बह रहा है, उत्तर पश्चिम ये इस प्रकार से बह रहा है। इसीलिए हमने इसको अलग से डिटेल में करवाया था कि उत्तरी कोयल नदी कैसा नदी है? उत्तर पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। लेकिन अगर पूछेगा तब, नहीं तो आप उत्तरवर्ती मार करके आ जाएंगे, ठीक है, उत्तरवर्ती मतलब नॉर्थ, नॉर्थ साइड में। दूसरा क्या है? ये झारखंड की, झारखंड में सोन नदी का, सोन, देखिए नोट्स आपको बनाना है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा नोट्स बनाना है, कुछ कुछ पॉइंट को आपको नोट्स पर लिख लेना है, क्योंकि हमने सब कुछ पीडीएफ में नहीं दिया है। यहाँ पर ये तो नहीं बताया ना कि मध्य प्रदेश, यूपी, झारखंड के ये इलाके से बिहार, झारखंड, क्योंकि देखिए ये मैप में केवल हम बता दिए हैं, आपको मैप में खुद से लोकेट करना होगा। ये है आपका गढ़वा वाला रीजन होता है, ये आपका पलामू वाला रीजन है, ये लातेहार वाला रीजन है, ये रांची वाला रीजन है, सिमडेगा है, क्या बोलते हैं, सरायकेला खरसावां है, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, इधर आपका साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़, दुमका, देवघर, जामताड़ा। आपको याद होना चाहिए पूरा का पूरा मैप। अगर आप हमसे पढ़ रहे हैं, अगर आप हमारे साथ बिल्कुल बने हुए हैं तो आपको आपको आप किसी से कम नहीं रहेंगे, कह दिया आपको, ठीक है। देखिए झारखंड में सोन नदी की सहायक नदी उत्तरी कोयल नदी, ये नदी है उत्तरी कोयल नदी। अच्छा, सोन नदी का कुछ अलग अलग जगहों में इसका अन्य नाम भी है, अलग अलग नामों से इसे पुकारा जाता है, बस याद रख लीजिएगा, सोनभद्र और हिरण्यवाह, सोनभद्र और हिरण्यवाह। यह झारखंड का, ये अगर नॉर्थ है और ये अगर वेस्ट है तो ये साइड कौन सा है?
ये वेस्ट है तो ये साइड नॉर्थ वेस्ट हो गया, उत्तर पश्चिम हो गया। तो सोन नदी झारखंड का उत्तर पश्चिमी सीमा बनाती है। सोन नदी झारखंड का उत्तरी पश्चिमी सीमा बनाती है और इसका महत्व झारखंड में केवल सीमा बनाने के लिए है, ठीक है, सीमा बनाती है उत्तर प्रदेश और बिहार के साथ, ठीक है। तो गढ़वा पलामू को होकर पार करती है। सब कुछ हम लोगों ने देख लिया सोन नदी के बारे में। अब जो अगला नदी है, जो सोन नदी की सहायक नदी है, उत्तरी कोयल नदी। कौन सा? उत्तरी कोयल नदी। ये नदी है आपका उत्तरी कोयल नदी। और ये क्यों उत्तरी कोयल नदी? क्योंकि उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, तो ये उत्तरी कोयल नदी। अब ये निकलता कहां से है? सबसे पहला बात कि उत्तरी कोयल नदी जो है निकलती कहां से है। तो देखिए, आपको इससे पहले हमने बताया है ना पठार के बारे में, जब धरातलीय स्वरूप लैंड फॉर्म देख रहे थे, तो ये वाला पार्ट जो है रांची का पठार है, ठीक है, रांची का पठार। उसके ऊपर पाट क्षेत्र है, ठीक है, इधर आपका विंध्यन क्रम की चट्टान, ये आपका हजारीबाग का पठार, बीच में दामोदर नदी का बेसिन, सिमडेगा का पठार। सब कुछ हमने बताया है कि नहीं? बताइए। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आपकी गलती है, आप जाकर के पढ़िए, बहुत अच्छे से यहाँ पर पढ़ाई किया जा रहा है। तो ये है आपका रांची का पठार। और रांची का पठार में ऐसा नहीं केवल रांची ही आता है, ठीक है, ये मत समझिएगा। वो लातेहार का भी पार्ट को ये कर लेता है, वो थोड़ा सा पलामू को भी टच कर लेता है, गढ़वा को भी टच कर लेता है, ठीक है। तो इस प्रकार से है। तो जो रांची का पठार है दोस्तों, रांची के पठार के मध्य भाग से, देखिए उत्तरी कोयल नदी रांची के पठार के मध्य भाग से पिस्का नाम का एक जगह है, पिस्का नाम का एक जगह है, वहां से उत्तरी कोयल नदी निकलती है। अब चली, यहां से निकली निकली निकली, यहां से चली, अब ये रास्ता तय कर रही है। बीच में कौन कौन सा जगह पड़ेगा? आपको जिला पता है ना? क्या बोलते हैं, झारखंड के जिला आपको पता होने चाहिए। मैप में आपको मैंने कहा था कि भर करके आपको एक मैप में सारे के सारे जिलों का नाम भरना है। तो ये जो आपका पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है? ये गढ़वा है, पलामू है, लातेहार है। तो ये कौन कौन से पार्ट से होकर के गुजर रही है? बताइए, झारखंड के किस किस जिलों से होकर गुजर रही है? तो उत्तरी कोयल नदी झारखंड के लातेहार से, गढ़वा से और पलामू क्षेत्र से इसका यह अपवा क्षेत्र बना करके कहां पर मिल जाती है? तो सोन नदी में अपना पानी उझल देती है। और सोन नदी में अपना पानी उजलेगा तो इसका मुहाना राउत, इसका जो माउथ है वो कौन सा नदी है? सोन नदी है। कौन सा? उत्तरी कोयल नदी का सोन नदी। और सोन नदी का सहायक नदी भी हुआ कौन? तो यही उत्तरी कोयल नदी। यह कहां से निकलता है? तो रांची के पठार के पिस्का नामक जगह से। और कौन कौन से जगह से यह पार करके जाती है? तो गढ़वा पलामू लातेहार। किसमें? गढ़वा पलामू लातेहार। इसकी सहायक नदियों के बारे में बात करें, मतलब उत्तरी कोयल नदी में भी नदियां आकर के क्या करती है? अपना पानी उझल देती है। याद रखिएगा, उत्तरी कोयल नदी में भी नदियां आकर के अपना पानी उझल देती है। लेकिन यहां से जो यहां तक सोन नदी तक आने में उत्तरी कोयल नदी कितना दूरी तय करती है? 260 किलोमीटर। कितना? 260 किलोमीटर। और अगर इसके सहायक नदियों की बात करें तो एक नदी है अमानत नदी, याद रखिएगा, अमानत नदी। ये नदी है आपका औरंगा नदी, सबके बारे में हम लोग बात करेंगे आगे। औरंगा नदी, और ये नदी है बूढ़ा नदी। इन सब नदियों का क्या इंपॉर्टेंस है इसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। बूढ़ा नदी, ये सब नदी का क्या इंपॉर्टेंस है इसके बारे में। लेकिन इसकी सहायक नदियों को आप याद रखिएगा। उत्तरी कोयल नदी का जो सहायक नदी है अमानत नदी, औरंगा नदी, बूढ़ा नदी। जगह का नाम, जिलों का लोकेशन, ये सब आपको पता होना चाहिए। एक बार बोलेंगे आपका दिमाग वहां चला जाना चाहिए। जैसे ही बोले चतरा, आपको दिमाग में आ जाना चाहिए। जैसे ही बोले हजारीबाग, आपके दिमाग में। जैसे ही बोले कोडरमा, दिमाग में। जैसे ही बोले गिरिडीह, दिमाग में। जैसे ही बोले देवघर, ये। जैसे ही बोले आपको जामताड़ा, ये। ऐसे आपको दिमाग में रहना चाहिए पूरा का पूरा झारखंड का मैप, तब जाकर के आप आसानी से पूरा झारखंड पढ़ पाएंगे। तो ये हो गया कोयल नदी। कोयल नदी का जो सहायक नदी औरंगा नदी, अमानत नदी, बूढ़ा नदी। 260 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कौन कौन जगह से पार करती है? गढ़वा से, पलामू से, लातेहार से। सोन नदी मुहाना बनाती है, सोन नदी में जाकर के पानी को उझल देती है। रांची पठार, रांची के पठार के मध्य भाग से पिस्का नामक जगह से। नोट्स थोड़ा सा बनाने का कोशिश कीजिएगा, और पीडीएफ तो हम दे ही देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बाद, देखिए औरंगा नदी, अमानत नदी, बूढ़ा नदी का बात करेंगे आगे। उसके पहले हम लोग थोड़ा सा पुनपुन नदी की बात करें। चलिए, पुनपुन नदी, देखिए पुनपुन कैसा नाम है, ठीक है। तो देखिए, अब ये निकलता, सबसे पहले इसके बारे में देखेंगे, ये निकलता कहाँ से है। ये है आपका झारखंड। क्या है? झारखंड है। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैप आपके दिमाग में बसा होना चाहिए। ये कौन सा रीजन है? तो पलामू वाला रीजन है। और पलामू का ये उत्तरी क्षेत्र है। क्या है? पलामू का उत्तरी क्षेत्र है। तो जो पुनपुन नदी है, पलामू के उत्तरी क्षेत्र से, या यूं बोले हजारीबाग के पठार में पलामू के उत्तरी क्षेत्र से ये निकलती है। कहाँ से? हजारीबाग के पठार। ये है आपका हजारीबाग का पठार, लगभग ऊपरी हजारीबाग का पठार और निचला हजारीबाग का पठार मैंने आपको बताया था। और हजारीबाग के पठार में
पलामू के उत्तरी भाग से, पलामू के, ये आपका पलामू का रीजन है, पलामू के उत्तरी भाग से पुनपुन नदी क्या होती है, निकलती है एकदम ऊपर वाले पार्ट से, पलामू के पुनपुन नदी निकली। अब ये बेचारा यहाँ से निकलती है, ठीक है, और ये क्या करती है, गंगा नदी में जाकर के अपना पानी उझल देती है। तो कहाँ से निकली, पलामू के उत्तरी भाग से, हजारीबाग के पठार के पलामू के उत्तरी भाग से कहाँ गई, गंगा नदी में जाकर के अपना पानी उझल दी। अब ये यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना दूरी तय करी, तो लगभग 200 किलोमीटर, कितना, 200 किलोमीटर की दूरी तय की। कितना, 200 किलोमीटर की दूरी तय की। पुनपुन नदी अपने जगह से, जहाँ से वह निकला है, उद्गम जहाँ से हुआ है, और गंगा नदी जहाँ पर मुहाना इसका है, इस जगह पर आने में ये 200 किलोमीटर का दूरी तय की। और अभी हमने देखा था कि जो उत्तरी कोयल नदी है और जो यहाँ अमानत नदी है, औरंगा नदी है और बूढ़ा नदी है, तो ये उत्तरी कोयल नदी का अपवाह क्षेत्र के, अगर पूछेगा कि जो पुनपुन नदी है वो आपका उत्तरी कोयल नदी के किस पार्ट से, मतलब किस दिशा में है, तो उत्तरी कोयल नदी अपवाह क्षेत्र के उत्तर वाले पार्ट में, ठीक है, नॉर्थ वाले पार्ट में। आप देख रहे हैं ना, आपको दिशा का नॉलेज होना चाहिए, डायरेक्शन का नॉलेज होना चाहिए। तो उत्तरी कोयल नदी के नॉर्थ वाले पार्ट से, या फिर ये बोले कि जो सोन नदी है, इस प्रकार से यहाँ पर आके गंगा नदी में मिलती है, तो सोन नदी के पैरेलल और उत्तरी कोयल नदी प्रवाह क्षेत्र के उत्तर वाले पार्ट से ये बहते हुए क्या होती है, गंगा नदी में आकर के मिल जाती है। कहाँ पर, गंगा नदी में आकर के मिल जाती है। और गंगा नदी में मिलने से पहले इसमें दो नदियां, गंगा नदी में मिलने से पहले पुनपुन नदी में भी दो नदियां आकर के मिलती है। दरधा नदी, याद रख, बस इसके बारे में इतना ही याद रखना, बहुत मतलब इसको डीप में नहीं जाना है। दरधा नदी और मोरहर नदी, ठीक है, दो नदियां, पुनपुन नदी गंगा नदी में मिलने से पहले इस नदी में, पुनपुन नदी में दो नदियां क्या करती है, अपना पानी उझलती है, दरधा नदी और मोरहर नदी, याद रहेगा, दरधा नदी और मोरहर नदी, ठीक है। लंबाई कुल 200 किलोमीटर, 200, सहायक नदी दरधा और मोरहर। अच्छा, यह अपवाह क्षेत्र इसका मतलब कहां कहां से होकर के गुजरती है, तो देखिए, पलामू के उत्तरी भाग से निकली, चतरा, ये जो इसका पार्ट एक चतरा ये वाला है, ठीक है, पलामू के उत्तरी भाग से एकदम टच करते हुए, चतरा से निकलते हुए ये क्या होती है, बिहार के औरंगाबाद में चली जाती है। कहां पर, बिहार के औरंगाबाद, गया और पटना में जाकर के ये अपना पानी जो है उछल देती है गंगा नदी में। तो देखिए, ये झारखंड के ऊपर क्या है, बिहार है, हम लोग तो बिहार से ही अलग हुए ना, तो झारखंड के ऊपर बिहार, और बिहार में औरंगाबाद, बिहार में औरंगाबाद, गया और पटना, ये तीन जगह से गुजरते हुए ये गया में, पटना में जाकर के अपना पानी उछल देती है, किसमें, गंगा नदी में। तो कितना क्षेत्र से होकर गुजरी, झारखंड में पलामू के उत्तरी भाग से चतरा होते हुए औरंगाबाद, बिहार का औरंगाबाद, गया, पटना होते हुए ये क्या करती है, गंगा नदी में अपना जल को छोड़ देती है। और उससे पहले इसमें दो नदियां आकर के मिलती है, कौन कौन सी, दरधा और मोरहर। दोस्तों, पुनपुन नदी का जो हिंदू धर्म में, हिंदू रीति रिवाज में पुनपुन नदी का बहुत ज़्यादा इसको पूजा जाता है, या फिर कहें पवित्र नदी के रूप में इसे पूजा जाता है। और इसको, पुनपुन नदी का कुछ अन्य नाम भी है। पुराने समय में इसको कहा जाता था कीकट, याद रखिएगा, कीकट नदी किस नदी का अन्य नाम है, या फिर कोई उसके कहा जाता है कीकट नदी, किसका अन्य नाम है, पुनपुन नदी का। या फिर इसे बमागधी नदी भी कहा जाता था, याद रखिएगा, पूछा जाता है कि बताइए बमागधी नदी किसका अन्य नाम है, या फिर अदर नेम ऑफ पुनपुन नदी। तो आपको बताना होगा पुनपुन नदी, और इसी को कहा जाता था कीकट नदी भी। और पुनपुन नदी कहां से निकलती है, कहां जाकर के मिलती है, किन किन क्षेत्रों से होकर गुजरती है, कितना दूरी तय करती है, हमने सब कुछ देख लिया। अब देखिए, बात करेंगे फल्गु नदी, किसकी, फल्गु नदी के बारे में। अब अगर फल्गु नदी की बात करते हैं, फल्गु नदी नाम तो सुना ही होगा, है ना, जैसा कि बोलता है ना, नाम तो सुना ही होगा, तो वही है फल्गु नदी, नाम तो सुने ही होंगे। फल्गु नदी में आप लोग अगर कोई पितृ पक्ष में क्या करते हैं, वहां पर जाकर के पिंडदान करते हैं, गया में, तो फल्गु नदी के किनारे ही, किसमें, फल्गु नदी के किनारे ही पितृपक्ष में जो पिंडदान करता है अपने पूर्वजों का, कहां पर, गया में, फल्गु नदी के किनारे ही, इसीलिए आपको याद होना चाहिए। अब फल्गु नदी झारखंड की नदी कैसे है, तो देखिए भैया, जो फल्गु नदी है झारखंड से केवल इसका थोड़ा सा केवल निकलता है, लेकिन पूरा का पूरा इसका अपवाह क्षेत्र जो है ये कहां पर है, तो पूरा का पूरा ये बिहार में ही है। पूरा का पूरा इसका अपवाह क्षेत्र, यानी कि जो ये पूरा का पूरा बहती है वो बिहार में ही बहती है। झारखंड के केवल, झारखंड से ये निकलती है, झारखंड से इसका केवल उद्गम होता है, ओरिजिनेट होता है या झारखंड से केवल। और कहां से, तो झारखंड में ये कौन सा भाग है, उत्तरी छोटा नागपुर का पठार है, ये कौन सा, उत्तरी छोटा नागपुर पठार। और उत्तरी छोटा
नागपुर पठार के उत्तरी भाग से एकदम टच करते हुए झारखंड का एकदम सबसे ऊपर वाले पार्ट से ये निकलती है। उत्तरी छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर ये क्या है? उत्तरी छोटा नागपुर का पठार। और उत्तरी छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी भाग से मतलब सबसे ऊपर वाले पार्ट से ये नदी है आपका फल्गु नदी। कौन सा? ये नदी है फल्गु नदी। और फल्गु नदी यहां से निकलती है और ये क्या होती है? यहां से निकल करके ये गया से होते हुए जो है जाकर के गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, फल्गु नदी। अब हम देखते हैं इसके बारे में कि जो ये थोड़ा-सा यहाँ हल्का मिस्टेक हो गया नदियों के नाम में, क्योंकि देखिए ये जो था अभी हमने इससे पहले जो स्लाइड लिया था उसमें ये है आपका कौन-सा? पुनपुन नदी। तो पुनपुन नदी को हम फल्गु नदी बता दिए, है ना? कभी-कभी होता है ना? तो ये है आपका पुनपुन नदी, ये है आपका पुनपुन नदी, ठीक है? जो कि गंगा नदी से मिलती है, गंगा नदी से पुनपुन नदी मिलती है, ठीक है? और ये है जो हरा वाला, ब्लू वाला जो है, ये है फल्गु नदी, ठीक है? ये है आपका फल्गु नदी। दोस्तों थोड़ा-सा मिस्टेक हो गया, ठीक है? आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। अब देखिए क्या है कि फल्गु नदी जो है, ये वाला नदी है फल्गु नदी, ये है आपका पुनपुन नदी। और फल्गु नदी छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग से, ठीक है? छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग से निकलती है और ये निकल करके ये जो है पुनपुन नदी में जाकर के मिलती है। ये बात होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है लेकिन थोड़ा-सा यहाँ पर जो है पुनपुन नदी इसको फल्गु नदी बोल करके बता रहे थे, इसीलिए थोड़ा-सा दिक्कत हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, आप इसको कर लीजिएगा, है ना? ये है आपका पुनपुन नदी और ये है आपका फल्गु नदी, ठीक है? फल्गु। अब जो फल्गु नदी कहाँ से निकली भैया? तो फल्गु नदी निकली छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग से, छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग से। और मिली कहाँ जाकर के? तो मिला यह पुनपुन नदी में। तो पुनपुन नदी का सहायक नदी हो गया फल्गु नदी। पुनपुन नदी का सहायक हो गया फल्गु नदी। अब देखिएगा, यह जब ये नदी यहाँ से निकलती है छोटा नागपुर के पठार से, तो जब ये गया में प्रवेश करती है, ये नदी जब गया में प्रवेश करती है, गया में बोध गया के पास जाती है, तो बोध गया में इस फल्गु नदी में मोहना नाम का एक नदी जो है, सहायक नदी, मोहना नाम का नदी इस फल्गु नदी में आकर के मिल जाती है। कहाँ पर? बोध गया के पास। अब जब ये नदी आकर के इसमें मिलती है, मोहना नामक नदी फल्गु नदी से, तो यह क्या होती है? बहुत ज़्यादा, मतलब गया में कहा जाए तो फल्गु नदी की चौड़ाई सबसे ज़्यादा होती है। यानी कि इसमें इसका जो अपवाह क्षेत्र है या फिर इसका जो जल क्षेत्र है, पानी जो है सबसे ज़्यादा आपको कहाँ में देखने को मिलेगा? तो गया में। कहाँ पर? गया में। और इस नदी का अगर पूछा जाए कि जो फल्गु नदी है, इसका सहायक नदी कौन कौन सा है, तो एक मोहना नदी और एक निरंजना नदी है। आपने सुना होगा बुद्ध भगवान के बारे में और निरंजना नदी के बारे में, याद है आपको? तो जो निरंजना नदी है और मोहना नदी फल्गु नदी का क्या है? गया आप जाइए देखिएगा, तो फल्गु नदी का क्या है? सहायक नदी है। और मतलब बोध गया के पास में क्या होता है? बोध गया के पास मोहना नदी जो है, इसमें इस नदी में फल्गु नदी में आकर के मिलती है, फल्गु नदी में आकर के मिलती है। और इसका जो सर्वाधिक चौड़ाई, जो सबसे ज़्यादा चौड़ाई होता है, वो आपका गया के पास ही होता है, ठीक है? गया के निकट ही। अब क्या होता है कि जब पितृपक्ष चलता है, ठीक है, पितृपक्ष चलता है, तो फल्गु नदी के किनारे ही गया में लोग जाकर के क्या करते हैं? पितृपक्ष में फल्गु नदी के किनारे ही गया में जाकर पिंड दान देते हैं। यही इस नदी की विशेषता है। क्या है? यही इस नदी की विशेषता है। यानी कि पितृपक्ष में जो पिंड दान करते हैं लोग जाकर फल्गु नदी के किनारे ही गया में, ठीक है? ये आपको याद रहेगा। और दूसरा बात कि जो इसकी सहायक नदी है फल्गु नदी की, ये है फल्गु नदी, ये पुनपुन नदी, बार बार आपको बता रहे हैं, ठीक है? ये है पुनपुन और ये है आपका फल्गु। तो फल्गु नदी का सहायक नदी हो गया मोहना नदी और निरंजना नदी। और फल्गु नदी को कुछ अन्य नाम से भी जाना जाता है, इसको आप याद रखिएगा, अंतः सलीला नाम से। किससे? अंतः सलीला नाम से भी जाना जाता है फल्गु नदी को। और फल्गु नदी की विशेषता एक ही है कि पितृपक्ष में स्नान, इसमें पितृपक्ष के समय स्नान करके लोग यहाँ पर पिंड दान करते हैं। झारखंड में केवल इसका उद्गम होता है, ठीक है? लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसका जो अपवाच हो तो पूरा का पूरा यह बिहार में ही बहता है और बिहार में बह करके ये पुनपुन नदी में जाकर के मिल जाता है और ये पुनपुन नदी फिर आगे जाकर के गंगा नदी में मिल जाता है। भगवान विष्णु का विष्णुपाद मंदिर इसी फल्गु नदी के किनारे ही खड़ा है। भगवान विष्णु का विष्णुपाद मंदिर फल्गु नदी के किनारे ही खड़ा है। अगला नदी की बात करें तो सकरी नदी। कौन सी नदी?
जो झारखंड की सकरी नदी है इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों कि देखिए जो सकरी नदी है केवल झारखंड में एक ऐसा यही नदी है जो कि अपना मार्ग अपना रास्ता जो नदी ये जैसे जिस रास्ते से चल रही है ये इस रास्ते से चल रही है आप देखें कि इस रास्ते से चल रही है अचानक से देखेंगे कुछ दिन बाद जाएंगे तो ये इस रास्ते से चलने लगेगी तो मार्ग बदलने के लिए ये सकरी नदी झारखंड की एकमात्र नदी है जो मार्ग बदलने में कुख्यात है ठीक है कुख्यात है मतलब विख्यात नहीं है कुख्यात है क्योंकि जो नदी अधिकतर मार्ग बदलेगी उससे क्या होगा कि लोग ऐसा पता नहीं कर पाएंगे कि ये कब किधर की ओर चला जाए और विनाश फैला दे बाढ़ ला दे ठीक है तो घर द्वार में पानी घुस जाएगा तो इस प्रकार से क्या होगा ये कुख्यात है याद रखिएगा झारखंड की एकमात्र ऐसी नदी सकरी नदी जो कि मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है दूसरा इसका जो उद्गम है तो ये देखिए उत्तरी छोटा नागपुर का पठार है ये क्या है उत्तरी छोटा नागपुर पठार और उत्तरी छोटा नागपुर के पठार से निकल करके ये उत्तरी छोटा नागपुर के पठार से निकल करके ये हजारीबाग वाला ये चतरा है ये हजारीबाग है तो हजारीबाग ये कैसे झारखंड में हजारीबाग ठीक है इस तरह से हजारीबाग से इधर जब ये बिहार में प्रवेश करती है तो जब बिहार में प्रवेश करती है तो ये क्या करती है गया पटना ये मुंगेर इधर मुंगेर की ओर गया पटना इस तरह से ये क्या करती है जाती है कैसे हजारीबाग मुंगेर गया पटना से होते हुए ये क्या होती है जब आगे जाकर के सकरी नदी गंगा नदी के ताल क्षेत्र में जाकर के ये क्या होती है बिखर जाती है क्या होती है गंगा नदी के ताल क्षेत्र में जाकर के बिखर जाती है तो ये इस प्रकार से ये चलती है मतलब ये उत्तरी छोटा नागपुर के छोटा नागपुर के पठार से निकलती है हजारीबाग से होते हुए बिहार के मुंगेर गया पटना से होते हुए गंगा नदी जो गंगा नदी बह रही है बिहार में गंगा नदी के ताल क्षेत्र में जाकर के ये क्या होती है बिखर जाती है सकरी नदी जो रास्ता बदलने में क्या है सबसे माहिर नदी सकरी नदी ठीक है और बिहार में एक नदी और है कोसी नदी ठीक है फिर ये क्या होती है इसका जो सहायक नदियों की अगर बात करें सकरी नदी की तो सकरी नदी की सहायक नदियां हैं क्यूल नदी और मोरहर नदी याद रखिएगा सकरी नदी की सहायक नदियां क्यूल नदी और मोरहर नदी सकरी नदी की सहायक नदियां क्यूल नदी मोरहर नदी उत्तरी छोटा नागपुर के पठार से निकल करके हजारीबाग से होते हुए मुंगेर गया पटना से होते हुए गंगा नदी के क्षेत्र में क्या होती है फैल जाती है दोस्तों आपको थोड़ा सा पहले भी बताया और अभी भी कह रहे हैं कि आपको मैप के बारे में मैप में एक एक जिला कौन सा पठार कहाँ है किसका मैदान कहाँ है राजमहल की पहाड़ियाँ कहाँ है गंगा का मैदान किधर है आपको सब दिमाग में फिट रहना चाहिए तभी जाकर के हम यहाँ केवल ब्लैंक मैप लिए हैं ताकि आप पीछे के क्लास को देखिए और आप कहीं से भी पीछे नहीं रहेंगे अगर हमारे क्लास को आप कर रहे हैं सकरी नदी का अन्य नाम सुमागधी भी है ठीक है सकरी नदी का अन्य नाम मतलब इसको अन्य नाम सुमागधी से भी जाना जाता है याद रखिएगा कि सकरी नदी को सुमागधी नाम से भी जाना जाता है और रामायण में जो नदी सुमागधी का नाम लिया गया है ये सकरी नदी ही है और यह मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है ये हो गया सकरी नदी झारखंड का अब आगे बात करते हैं चानन नदी और बूढ़ा नदी दोस्तों ये छोटी छोटी नदियां हैं इसको आपको थोड़ा सा याद रख लेना है केवल तो जो चानन नदी है इसका भी जो उद्गम स्थल है छोटा नागपुर का पठार हो गया ठीक है ये अगर आपका झारखंड है तो ये हो गया छोटा नागपुर का पठार और छोटा नागपुर के पठार से निकल करके ये जो है क्या होती है सकरी नदी में जाकर के मिलती है ठीक है सकरी नदी अभी हमने देखा ना सकरी नदी तो सकरी नदी का सहायक नदी है आपका कौन सकरी नदी का सहायक नदी है चानन नदी और छोटा नागपुर के पठार से छोटा नागपुर के पठार से याद रखिएगा छोटा ये तो आपको मैप आप दिमाग में अब बस गया होगा कि कौन सा नदी कहाँ से निकल रहा है तो इसके बारे में केवल आपको ये याद रखना है कि चानन नदी जो है छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और कहाँ पर जाकर के मिलती है सकरी नदी में जाकर के मिल जाती है और इस चानन नदी को पंचानन नदी भी कहा जाता था याद रखिएगा पंचानन या फिर पंचाने नदी याद रखिएगा चानन नदी को पंचानन नदी या फिर पंचाने नदी भी कहा जाता है पंचानन नदी क्यों क्योंकि यह जो नदी है 5 धाराओं से मिलकर बना है 5 प्रकार की धाराओं से मिलकर बना है तो इस नदी का नाम पहले क्या था पंचानन ही था फिर बाद में इसे चानन नदी कह दिया गया यह कहाँ से निकलता है तो झारखंड के छोटा नागपुर के पठार से और झारखंड के छोटा नागपुर के पठार से ही 5 धाराएं जैसे एक चानन हो गया दूसरा धाराओं का नाम अगर आपको याद रखना है ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है पैमार है ठीक है पैमार तिलैया तिलैया घरांजे तिलैया घरांजे और एक है मुहाने तो ये पांच प्रकार की जो धारा है मतलब एक चानन मिला करके 5 प्रकार की धारा जो है छोटा नागपुर के पठार से ही निकलती है और ये 5 प्रकार की धाराएं जो है मिल जाती है और बाद में ये चानन नदी बन करके सकरी नदी में मिल जाती है तो यह आपको याद रखना है अगला है बूढ़ा नदी दोस्तों इसके पहले हमने देखा था बूढ़ा नदी के बारे में जो उत्तरी कोयल नदी जो है जब आपका उत्तरी कोयल नदी इस प्रकार से हमने देखा था कि सोन नदी में जाकर के उत्तरी कोयल नदी मिल जाती है और इधर से आपका एक अमानत नदी एक औरंगा नदी है तो उत्तरी कोयल नदी
जो रांची के पठार के मध्य भाग से उत्तरी कोयल नदी जो निकलती है पिस्का नामक जगह से, उत्तरी कोयल नदी, अब ये यहाँ से निकली, आगे पाट क्षेत्र से घुरते फिरते जो है ये नदी आकर के सोन नदी में मिल जाती है। टोटल कितना दूरी तय किया था इसने, बताइए, 260 किलोमीटर। अब यहाँ से जो है एक बूढ़ा नदी, जो कि ये रांची का पठार है और उसके पास जो लातेहार में एक जगह है, याद रखिएगा, महुआ डांड, ठीक है, लातेहार में एक जगह है महुआ डांड, वहां से ये नदी निकलती है और फिर जा करके ये कहाँ मिल जाती है, तो उत्तरी कोयल नदी में मिल जाती है। ये जो बूढ़ा नदी है, ये बूढ़ा नदी है आपका लातेहार के महुआ डांड से निकलती है और जा करके ये कहाँ मिलती है, तो उत्तरी कोयल नदी में मिल जाती है। और ये अगर नदी का हम अपवाह क्षेत्र के बारे में बात करें तो ये केवल लातेहार में ही क्या होता है, लातेहार में ही बहती है। तो लातेहार की ये सिंपल ये जो नदी है लातेहार की नदी है, ठीक है, केवल लातेहार की नदी है बूढ़ा नदी, याद रहेगा, लातेहार की नदी है बूढ़ा नदी। और ये यहाँ से लातेहार के महुआ डांड से निकल करके ये जो है उत्तरी कोयल नदी में जाकर के मिल जाती है। अब ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट लातेहार का जो ये बूढ़ा नदी है इसीलिए हो जाता है कि जो बूढ़ा नदी महुआ डांड से जब निकलती है तो ये जो पाट क्षेत्र है, चूंकि हम लोग जानते हैं पाट क्षेत्र में बहुत से छोटे बड़े पठार हैं, तो पाट क्षेत्र में ये क्या है, समतल टाइप से फिर ढलान हो जाता है, तो पाट क्षेत्र में ये क्या करता है, बूढ़ा घाघ जलप्रपात इसी नदी पर बनता है, ठीक है, इसी नदी पर बनता है पाट क्षेत्र में, जो बूढ़ा नदी पर ही बूढ़ा घाघ जलप्रपात जो है इसी नदी पर बनता है। और झारखंड की सबसे ऊंची जलप्रपात है बूढ़ा घाघ जलप्रपात, ठीक है, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात, आपको याद रखना है इसकी ऊंचाई है 142 मीटर, ठीक है, 142 मीटर बूढ़ा घाघ जलप्रपात की ऊंचाई है और झारखंड की सबसे ऊंची जलप्रपात है। और यह जलप्रपात किस नदी पर बनता है, तो बूढ़ा घाघ जलप्रपात बूढ़ा नदी पर। और बूढ़ा नदी कहां से निकलता है, तो लातेहार के महुआ डांड से निकल करके उत्तरी कोयल नदी में जाकर के मिल जाती है। और इस बीच में यह पाट क्षेत्र में जो घूमते फिरते विचरण करते हुए जब इसको क्या होता है, पठारी क्षेत्र से ये गिरता है तो क्या बनाता है, बूढ़ा घाघ नदी क्या बनाता है, बूढ़ा घाघ जलप्रपात बनाती है। और आप इसे जाकर के जरूर घूमिएगा बूढ़ा घाघ जलप्रपात को। अब चलिए अगला देखते हैं हम लोग नदी के बारे में। अगला जो नदी है दोस्तों वो औरंगा नदी है। कौन सा नदी, औरंगा नदी है। ये जो है, जैसे आप अगर झारखंड का मैप आपको पता है तो जो है लातेहार के, अब अगर हम इस प्रकार से बनाएं कि ये आपका लातेहार है और लातेहार के नीचे लोहरदगा है और लातेहार के ऊपर इस प्रकार से क्या है, पलामू है, तो ये आपका लातेहार और लोहरदगा का एक जगह है, किसको, यहाँ से जो है ये जो औरंगा नदी है ये यहाँ से निकलती है और जाकर के कहाँ मिलती है, ये आपका जाकर के मिलती है कोयल नदी में। कौन सी नदी में, कोयल नदी में जाकर के ये मिल जाती है। कौन सा, ये कौन सा नदी हो गया, ये आपका हो गया औरंगा नदी, ठीक है, वो मैप में मैंने करवाया है, आप पीछे के जब जब हम लोगों ने उत्तरी कोयल नदी देखा था तो वहां पर जाकर के देखिएगा। औरंगा नदी लातेहार के लोहरदगा के किसको जगह से जो है यहां से ये निकलती है औरंगा नदी और जाकर के मिल जाती है किसमें, उत्तरी कोयल नदी में। और ये किस राज्य से, किस जो झारखंड के कितने जिलों से होकर गुजरती है, तो एक हो गया आपका लोहरदगा, ठीक है, दूसरा हो गया लातेहार और तीसरा हो गया पलामू। तो ये 3 जिलों से होकर के यह औरंगा नदी जो है गुजरती है और अपना अपवाह क्षेत्र बनाते हुए ये कोयल नदी में जाकर के मिल जाती है। और ये कोयल नदी का सहायक नदी है औरंगा नदी, ठीक है। तो ये किस जो क्या हो गया, किसको के लोहरदगा से, अपवाह क्षेत्र लोहरदगा, लातेहार और पलामू, लोहरदगा, लातेहार और पलामू। और उसके बाद ये जो इसका भी पूछा जाएगा कि औरंगा नदी का सहायक नदी क्या है, तो केवल आपको यह याद रख लेने हैं, औरंगा नदी का सहायक नदी घाघरी नदी, गोवा नदी, नाला नदी, धधारी नदी और सुकरी नदी, बस आपको याद रख लेना है किसी प्रकार से, 1-2 बार सुनिएगा तो याद हो जाएगा। औरंगा नदी का सहायक नदी घाघरी नदी, गोवा नदी, नाला नदी, धुधारी नदी, धधारी नदी और सुकरी नदी। घाघरी नदी, गोवा नदी, नाला नदी, धधारी नदी और सुकरी नदी, ये इसकी सहायक नदियां हैं। अगर अमानत नदी की बात करें तो अमानत नदी हम लोगों ने देखा था, ये जो उत्तरी कोयल नदी, आपको याद हुआ है कि नहीं, उत्तरी कोयल नदी जो है रांची पठार के मध्य भाग के पिस्का नामक जगह से निकलती है और वो कहां चली जाती है, सोन नदी में जाकर के मिल जाती है। पूरा 260 किलोमीटर का रास्ता तय करती है। और इसका सहायक नदी हमने देखा बूढ़ा नदी, वहीं औरंगा नदी। अब हम देख रहे हैं अमानत नदी। अमानत नदी चतरा से, कहां से निकलती है, चतरा से निकलती है। ये चतरा आपका क्या है, झारखंड में आपको चतरा का नॉलेज होना चाहिए कि चतरा से ये चतरा कहाँ है, ठीक है। तो चतरा से ये निकलती है और चतरा से ये लातेहार होते हुए पलामू में
इस प्रकार से जो है चतरा, ये अगर आपका चतरा है, ये लातेहार है और फिर पलामू, तो ये 3 जिलों से चतरा, लातेहार और पलामू से गुजरते हुए ये नदी जो है कहाँ जाकर के मिल जाती है, तो उत्तरी कोयल नदी में मिल जाती है अमानत नदी को। तो कितने जिलों से होकर गुजरी, तो यह जो 3 जिलों से होकर के गुजरी, एक आपका चतरा से ये निकला, और ये जो है चतरा से निकल के लातेहार, और लातेहार से आगे निकला, आगे बढ़ा, ये कहाँ पहुंच गया आपका पलामू, और पलामू में जाकर के ये उत्तरी कोयल नदी से मिल जाती है। 3 जिलों से होकर के गुजरती है, 3 जिलों से होकर के गुजरती है, चतरा, लातेहार और पलामू। उत्तरी कोयल नदी में ये जाकर के अपना जल गिराती है, इसीलिए ये इसका मुहाना उत्तरी कोयल नदी। चतरा से इसका उद्गम स्थल है। अगर सहायक नदियों की बात करें अमानत नदी की, तो आप केवल इसको 1-2 बार देख लीजिएगा, जिंजोई नदी, खैर नदी, चाको नदी, माइला नदी, सलाही और पाटन नदी, तो ये इसकी सहायक नदियां हैं। हम लोगों ने सब कुछ देखा मैप से। देखिए उत्तरी कोयल नदी आपको मुहाना, आपको याद होना चाहिए, उत्तरी कोयल नदी सोन नदी में मिला, अमानत नदी चतरा से निकला, जो औरंगा नदी है लोहरदगा के किस्कू से निकला, बूढ़ा नदी लातेहार के महुआ डांड से निकला, और लातेहार के महुआ डांड से निकलकर बूढ़ा नदी पर एक जलप्रपात का निर्माण होता है, बूढ़ाघाघ नदी का। सब कुछ तो याद हो गया, कुछ भी नहीं है पढ़ने को। अब आगे हम लोग देखते हैं कौन सा नदी, तो पूरबवर्ती या फिर दक्षिणवर्ती नदियों में सबसे पहले देखेंगे दामोदर नदी को। किसको देखेंगे, दामोदर नदी को। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों दामोदर नदी, क्योंकि दामोदर नदी को हम देखेंगे आगे कि इसे कहा जाता है बंगाल का शोक क्यों कहा जाता है। और दामोदर नदी जो झारखंड के बीचों बीच से गुजरती है, और हमने देखा था कि दामोदर नदी का जो बेसिन है वो रांची का पठार और हजारीबाग का पठार को अलग करती है, दामोदर नदी का बेसिन। अभी मैप के थ्रू देखेंगे, यहां पर कुछ पॉइंट्स को हम लोग लिखे हैं। देखिए दामोदर नदी का जो उद्गम है वह लातेहार के चंदवा प्रखंड के टोरी के चूल्हा पानी जगह से, ठीक है, लातेहार के चंदवा प्रखंड के टोरी जिले, जो चंदवा प्रखंड के टोरी जगह के एक चूल्हा पानी गांव है, वहां से जो है दामोदर नदी का उद्गम होता है, यानी कि वहां से दामोदर नदी निकलती है। आपको केवल यहां आप इतना याद रख लीजिएगा कि लातेहार के टोरी से, कहां से, लातेहार के टोरी जगह से, लातेहार का एक जगह है टोरी, और वहां से दामोदर नदी निकलती है, और किन किन जिलों से होकर गुजर करके ये जो है कहां, तो हुगली नदी में, गंगा नदी का एक जो, जैसे गंगा नदी जो है बंगाल में जाकर के 2 पार्ट में बढ़ जाती है, भागीरथी और हुगली नदी, तो हुगली नदी में जाकर के ये जो दामोदर नदी है वह मिल जाती है। हम अभी देखेंगे इसको मैप के थ्रू, लेकिन इसका मुहाना जब ये मिल जाती है, अपना पानी दामोदर नदी में छोड़ देती है, तो क्या मुहाना हो गया, हुगली नदी हो गया। अगर इसकी कुल लंबाई की बात करें तो इसका कुल लंबाई जो है 592 किलोमीटर है। देखिए चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं इसके मैप को। देखिए ये है आपका दामोदर नदी, ठीक है, मैप पर हम देख रहे हैं, आप जरूर मैप पर इसको उतारिएगा, ठीक है। दामोदर नदी को देख रहे हैं, दामोदर नदी कहां से निकला, तो दामोदर नदी निकल रहा है लातेहार है, ये क्या है, लातेहार, ठीक है, आपका ये लातेहार है, और लातेहार से निकल करके ये जो है आगे, ये लातेहार का टोरी है, टोरी जगह, ठीक है, तो लातेहार के टोरी से निकल करके ये लातेहार से आगे बढ़ा, और ये कौन सा जगह है, ये है आपका क्या बोलते हैं ऊपर में, ये लातेहार से निकला, ये आपका है चतरा, ठीक है, और ये नीचे क्या है, रांची है, नीचे है रांची। तो चतरा और रांची का सीमा से एकदम पूरा टच करते हुए, दोनों के सीमा को पर टच करते हुए जो है निकल गया, यहां से लातेहार से आगे बढ़ा, चतरा और रांची के सीमा से आगे बढ़ा, और कहां इंटर गया, रामगढ़ में। रामगढ़ में एंट्री लेने के बाद हम अभी देख रहे हैं कहां कहां से गुजरता है, उसके बाद इसके बारे में भी बात करेंगे। ये रामगढ़ से जब आगे बढ़ता है तो ये कहां चला गया, बोकारो में चला गया, और बोकारो से इस तरह से जो गया, तो बोकारो में जाने के बाद इधर क्या है, ये है आपका गिरिडीह, क्या है ये, गिरिडीह है, और ये है आपका गिरिडीह, और गिरिडीह से इस तरह से ये बनाते हुए क्या बोलते हैं कि सीमा को बनाते हुए ये कहाँ चला गया, धनबाद में चला गया, सॉरी ये आपका बोकारो है और ये गिरिडीह है, और ये धनबाद में इस प्रकार से चला गया, धनबाद में चला गया, और धनबाद से निकल करके ये जो है पश्चिम बंगाल में चला जाता है, और फिर जाकर के पश्चिम बंगाल में ये हुगली नदी में अपना पानी गिरा देता है। तो याद रखिएगा कहाँ कहाँ से, लातेहार से निकला, लातेहार से निकल करके चतरा और रांची की सीमा पर ये इस प्रकार से निकलता है। इसके आगे ये क्या है, हजारीबाग है, हजारीबाग,
और हजारीबाग के सीमा पर इन करके ये क्या करता है, रामगढ़ में एंट्री मार लेता है और रामगढ़ में एंट्री मार के फिर इससे आगे बढ़ के फिर बोकारो में, और बोकारो से इधर करके ये गिरिडीह की सीमा और धनबाद की सीमा से फिर धनबाद में ये एंट्री मारकर बाहर चला जाता है। तो कितने जगह से ये गुजरा, तो आपको याद रखना होगा, इस तरह से पूछा जाए मेन मेन ये क्या है, लातेहार, चतरा और रांची दोनों के सीमा को टच किया, हजारीबाग के भी सीमा को टच किया, वहीं पर ये रामगढ़ में भी एंट्री लिया, बोकारो में एंट्री लिया, गिरिडीह के सीमा को टच किया और ये धनबाद से होते हुए क्या है, बाहर निकल गया। हुगली नदी में ये क्या करता है, अपना जल को गिरा देता है, यानी कि इसका मुहाना कहाँ है, हुगली नदी है। ये टोटल लातेहार से लेकर के ये जो हुगली नदी में ये जो टोटल यह दूरी तय करता है, कितना दूरी तय करता है आपको ये पता, टोटल यह 592 किलोमीटर की दूरी तय करता है, 592 किलोमीटर की। लेकिन अगर झारखंड में यह अगर आपसे पूछेगा कि झारखंड में यह कितना दूरी तय करता है या फिर झारखंड में इसका कितना विस्तार है, तो झारखंड में इसका विस्तार है 290 किलोमीटर, यानी कि टोटल इसका लंबाई कितना है, 592 किलोमीटर। तो यह झारखंड से निकलकर बंगाल में जाती है और बंगाल के बाद यह हुगली नदी में जाकर के अपना जल को गिरा देती है। तो ये 592 किलोमीटर टोटल लंबाई है। लेकिन अगर झारखंड के केवल बात करें तो 290 किलोमीटर क्या होता है, झारखंड में ये अपना विस्तार है इसका, झारखंड में 290 किलोमीटर। अगर इसके अपवाह क्षेत्र की बात करें, पूछा जाता है कि इसका अपवाह क्षेत्र कितना है, तो 12,800 स्क्वायर किलोमीटर, कितना, 12,800 स्क्वायर किलोमीटर। दोस्तों अपवाह क्षेत्र क्या होता है, एक मेन नदी यानी कि एक मुख्य नदी और उस मुख्य नदी में जितनी भी, उस मुख्य नदी में जितना भी सहायक नदी आकर के जल अपना गिराता है, उस पूरा का जो एक क्षेत्र बनाता है, जो एक जैसे इस प्रकार से बहुत सारे नदियां आकर के मिलेगी, तो ये पूरे का जो एक क्षेत्र होता है उसको उसका अपवाह क्षेत्र कहा जाता है। और जो दामोदर नदी का अपवाह क्षेत्र का एरिया है वो 12,800 स्क्वायर किलोमीटर है। याद रखना है आपको, कितना, 12,800 स्क्वायर किलोमीटर। ये कहां कहां से होकर गुजरी, तो लातेहार से, इधर चतरा, इधर रांची के सीमा से गुजरते हुए ये जो है आप हजारीबाग की सीमा भी टच करते हुए रामगढ़ में घुसता है और रामगढ़ के बाद कहां है, ये बोकारो में जाता है, फिर उसके बाद गिरिडीह धनबाद के सीमा से टच करते हुए पूरा धनबाद में घुस करके बाहर धनबाद से निकल जाता है। रानीगंज, आसनसोल, जो बर्धमान है, बर्धमान के बाद बांकुड़ा, ये सबसे होते हुए फिर जाकर के पश्चिम बंगाल के निकट हुगली नदी में जाकर के ये अपना जल को गिरा देता है। ये है पूरा इसका टोटल जो इसका विस्तार है, ठीक है, 592 किलोमीटर का 292 किलोमीटर कितना है, झारखंड में है। दोस्तों जो दामोदर नदी की घाटी है, दामोदर नदी है, इसे क्या कहा जाता है, बंगाल का शोक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, तो हम जानते हैं कि झारखंड क्या है, एक पठारी क्षेत्र है, झारखंड क्या है, एक पठारी क्षेत्र है। और जब पठारी क्षेत्र से कोई पानी या जल का क्षेत्र, जब ये यहाँ से जो है जल निकलेगा और अचानक से पठारी क्षेत्र से ये नीचे जब अपना पानी छोड़ेगा तो क्या होगा, बहुत तेज गति से क्या करेगा, पानी को छोड़ेगा और जो इस इलाके में, जो नीचे इलाके में जो जगह होगा उसमें क्या करेगा, बाढ़ ला देगा, पूरा अस्त व्यस्त कर देगा, त्रस्त कर देगा, त्राहिमाम कर देगा। तो वही काम ये क्या करता था, झारखंड से निकलता था पठारी क्षेत्र से और बंगाल में क्या करता था, बहुत तेजी से बर्धमान वाले इलाके में ये क्या करता था, बाढ़ ला देता था। कब, 1948 से पहले की बात है ये, ठीक है, बाढ़ ला देता था। और जब बाढ़ ला देगा और पूरा का पूरा एकदम बर्बाद कर देगा तो क्या कहेंगे उसको, बताइए, उसको कहेंगे बंगाल का शोक, इसीलिए इसे कहा जाता था। लेकिन दोस्तों इसके बाद क्या होता है कि जो दामोदर वैली कारपोरेशन, आप लोग सुने होंगे, दामोदर डीवीसी, दामोदर नदी घाटी परियोजना, जब हम लोग नदी घाटी परियोजना देखेंगे तो वहां पर सबके सब बांध के बारे में देखेंगे कि इस पर जो है अलग अलग प्रकार के बांध को बना करके इसके पानी को क्या किया गया, इसके जल को रोका गया और अभी उसके जल का जो यूज करके क्या किया जाता है, सिंचाई किया जाता है, बिजली बनाया जाता है। तो बहुत ज्यादा यूज उसका किया जा रहा है। मतलब पहले ये जो बंगाल का शोक था अभी कहा जाता है लाइफ लाइन, क्या कहा जाता है, लाइफ लाइन ऑफ बंगाल। मतलब इससे, या फिर हमारा जो लाइफ लाइन है, ठीक है, जो शोक था वो लाइफ लाइन में बदल गया, यानी कि अभी उससे बिजली बनता है, अभी उससे सिंचाई का काम होता है, कृषि का काम होता है, जो दामोदर घाटी परियोजना है। हम लोग आगे देखेंगे कि दामोदर घाटी परियोजना का सबसे पहला डैम कहां पर बनाया गया था, ठीक है, तिलैया डैम वगैरह सबके बारे में हम लोग नदी घाटी परियोजना में बात करेंगे। दोस्तों इसके अगर हम क्या बोलते हैं कि दामोदर घाटी दामोदर नदी का जो अगर बात करें तो ये क्या है, इधर आपका रांची का, इधर आपका हजारीबाग का पठार और इधर रांची का पठार है। तो दोनों के पठार के बीच में, दोनों पठार के बीच में ये जो दामोदर नदी है ये क्या है, भ्रंश घाटी के बीच में क्या होता है, मतलब भ्रंश घाटी में ये चलता है। और भ्रंश घाटी क्या है, मैंने पहले ही बताया था कि जो धरती के नीचे क्या है, प्लेट्स है, और वो प्लेट्स आपस में टकरा रहा है और टकराते 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 एकदम गुस्सा में आके क्या होता है, दोनों अलग हो जाता है। और जब अलग हो जाता है तो बीच का जो भूमि है वो नीचे धंस जाएगा, और जो धंस जाएगा तो अगर पानी उधर से गुजरेगा तो क्या होगा,
वो कहलाएगा भ्रंश घाटी में, जिसको रिफ्ट वैली कहा जाता है। तो भ्रंश घाटी में झारखंड में एक ऐसा नदी जो कि भ्रंश घाटी से होकर बहती है तो वह दामोदर नदी है। इसके पहले जो यहाँ पर जो फैक्ट दिया गया है आप इसको देख लीजिएगा, ऐसे हम लोग मैप के थ्रू इसे समझ ले रहे हैं। तो क्या है, रिफ्ट वैली को से होकर ये गुजरती है। उसके बाद अगर इसके क्या बोलते हैं जो सहायक नदियों के बारे में बात करें तो देखिए ये आपका रामगढ़ वाला इलाका है। क्या है, रामगढ़ वाला इलाका, और ये आपका रांची है। तो यहाँ से एक नदी निकलती है नेलकार नदी, नलकार नदी। और नलकार नदी जो है कहाँ पर जाकर के मिलती है, तो दामोदर नदी में, रामगढ़ में जाकर के मिलती है, दामोदर नदी में। और जब दामोदर नदी में ये मिलेगी उससे पहले ही इस नलकार नदी पर एक परियोजना है, एक परियोजना जिसको कहा जाता है पतरातू थर्मल। ठीक है, पतरातू डैम याद है आपको, पता है पतरातू डैम कभी गए हैं घूमने के लिए, पतरातू पीटीपीएस कभी गए हैं आप घूमने के लिए? वो किस नदी पर पतरातू डैम बनाया गया है? नालकर नदी पर। नालकर नदी किसकी सहायक नदी है? तो दामोदर नदी की सहायक नदी है। याद रखिएगा, ये सारा का सारा पॉइंट जो है आप थोड़ा सा इसको नोट्स में बना लीजिएगा। दामोदर नदी का जो सहायक नदी नलकार नदी है, रांची से निकल करके दामोदर नदी में मिलने से पहले उस पर एक परियोजना बनाए, एक डैम बनाया गया है, पतरातू डैम। किस पर है? नलकार नदी पर। अब ये नलका जब दामोदर नदी आगे बढ़ती है, आगे बढ़ा बढ़ा बढ़ा, और इस जगह पर जबकि जहां रामगढ़ से निकलते निकलते टाइम पर यहां पर एक और नदी आकर के मिल जाती है। ठीक है, एक और नदी इसमें आकर के मिल जाती है जिसका नाम है भैरवी नदी। क्या है? भैरवी नदी। तो देखिए दो नदियों के बारे में हमने देखा, एक नदी ये है आपका नलकार नदी, ठीक है, जो कि जिस पर पतरातू थर्मल है, एक भैरवी नदी है। और ये जो भैरवी नदी है जिसे भेड़ा नदी भी कहा जाता है, ठीक है, जो कि हमने अभी देखेंगे, इसका जो सहायक नदी है दामोदर नदी का, दामोदर नदी का भैरवी नदी इस तरफ से आकर के यहाँ से निकल करके ये आपका, आप जानते हैं कि दामोदर नदी पर, दामोदर नदी और भैरवी नदी के जो संगम पर एक, इसके किनारे पर एक मंदिर है जिसका नाम है रजरप्पा का मंदिर, आपको पता होगा रजरप्पा। तो वो उसी के क्या है, संगम पर है, किसके? भैरवी नदी और दामोदर नदी के संगम पर रजरप्पा मंदिर है। अब ये यहाँ से आगे बढ़ेगा और बोकारो में एंट्री लिया। तो बोकारो में जो है एक नदी आती है बोकारो के इस जगह से, बोकारो से, जिस नदी का नाम है बोकारो नदी। ठीक है, जिस नदी का नाम है बोकारो नदी। और बोकारो नदी जहां पर आकर के मिलता है दामोदर नदी से, वहां पर एक डैम बनाया गया जिसका नाम है तेनू घाट डैम। दोस्तों हम नदी घाटी परियोजना करेंगे, सब कुछ देखेंगे। ठीक है, तेनू घाट डैम बनाया गया है। तो ये नदी है आपका बोकारो नदी, बोकारो नदी। तो दामोदर नदी का कौन कौन सा हो गया सहायक नदी? एक नलकार नदी, भैरवी नदी जिसको भेड़ा नदी कहते हैं, बोकारो नदी, और देखिए हजारीबाग के क्षेत्र से एक यहाँ पर आपका जो है कोनार, क्या कहते हैं, कोनार नदी निकलती है। ठीक है, कोनार नदी हजारीबाग से, और कोनार नदी जाकर के कहाँ पर मिलती है? तो ये मिलती है दामोदर नदी से। किससे? दामोदर नदी से। कोनार नदी जो है हजारीबाग वाले क्षेत्र से निकल करके क्या होती है, इससे निकलती है, और इस पर एक डैम भी बना है जिसका नाम है कोनार डैम। ठीक है, इस पर एक डैम भी बना है जिसका नाम है कोनार डैम। अब हम चलते हैं आगे, ये बोकारो से आगे बढ़ती है नदी जो है, रुकिए इसका पेन चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ये नदी आगे बढ़ी। अब जब ये नदी आगे बढ़ी तो ये कहाँ, धनबाद में घुसने से, धनबाद में इन करने से पहले सीमा पर एक नदी इस पर आकर के जो इन करती है, एंट्री लेती है, ये नदी है जमुनिया नदी। कहाँ से आती है? गिरिडीह से निकल करके, ये गिरिडीह वाला क्षेत्र है। ठीक है, गिरिडीह वाला क्षेत्र है। गिरिडीह से निकल करके ये नदी जो है, जो नदी जैसे ही धनबाद में एंट्री लेती है उसी समय, सीमा बनाते समय जो है एक नदी आकर के दामोदर नदी में मिलती है, जिस नदी का नाम है जमुनिया नदी। कौन सा नदी? जमुनिया नदी। याद रखिएगा, जमुनिया नदी। और फिर उसके आगे दामोदर नदी में एक नदी और गिरिडीह से निकल करके आती है जिस नदी का नाम है कतरी नदी। कौन सी नदी? कतरी नदी। तो कितना नदी हो गया सहायक? एक जमुनिया नदी, एक कतरी नदी। गिरिडीह से निकलती है जमुनिया और कतरी नदी, और ये दामोदर नदी में जो पहला नदी जैसे ही धनबाद में एंट्री लेती है दामोदर नदी, तो आकर के जो जमुनिया नदी मिलती है उसके बाद जो यहाँ पर धनबाद में ही क्या है, एक कतरी नदी मिलती है गिरिडीह से निकल करके। यहाँ पर एक हमने देखा एक नदी था कोनार नदी, जिस पर कि कोनार डैम भी है, और एक बोकारो नदी, बोकारो नदी बोकारो से ही निकल करके आई। भैरवी नदी यहाँ से आया, और जो राम रजरप्पा का मंदिर है रामगढ़ में। फिर उसके बाद एक नलकार नदी है जिस पर कि तेनू क्या बोलते हैं, पीटीपीएस पतरातू थर्मल है। तेनू घाट डैम कहाँ पर है? तो यहाँ पर जो बोकारो नदी के, ये सब हम लोगों ने देखा। उसके बाद ये सारा का सारा क्या हो गया, दामोदर नदी कहाँ से निकला? तो लातेहार के टोरी से निकल करके इस तरह से लातेहार, चतरा और रांची के बॉर्डर से होते हुए रामगढ़ में एंट्री लिया, हजारीबाग के बॉर्डर को भी टच करते हुए रामगढ़ में एंट्री लेकर के ये जो है बोकारो चला गया। और फिर उसके बाद गिरिडीह और धनबाद के सीमा पर से, बॉर्डर से ये जो है धनबाद में एंट्री लेकर के कहाँ चला गया? तो
किधर की ओर चला गया, तो ये चला गया आपका पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल में रानीगंज, बर्दवान, बांकुड़ा होते हुए ये कहाँ चला जाता है, तो ये चला जाता है हुगली नदी में जाकर के अपना मुहाना बना लेता है। जो जब डीवीसी यानी कि दामोदर घाटी परियोजना से पहले इसे कहा जा इसको जो दामोदर नदी को क्यों कहा जाता था बंगाल का शोक, क्योंकि पठारी क्षेत्र से होकर के जब नदी ढलान से गुजरेगा तो जो ये वाला पार्ट में क्या करेगा, ये बाढ़ लाएगा। तो इसी पानी को रोकने के लिए बहुत सारे डैम बनाए गए हैं, हम लोग नदी घाटी परियोजना में भी पढ़ेंगे, और अभी भी हम लोगों ने देखा कि अलग अलग प्रकार के डैम जो है, और जब आगे बराकर नदी देखेंगे तो देखिए ये सब डैम बनाया अलग अलग, और उन पानी को रोक करके अभी उस पानी से जो कि पहले शोक कहलाता था, जो पहले त्रासदी लाता था, प्रलय लाता था, आज वही पानी का यूज करके क्या किया जा रहा है, उद्योग में लगाया जा रहा है, सिंचाई में लगाया जा रहा है, तो बहुत सारा उसका काम हो रहा है, तो उसको रोक करके हम लोग उसका यूज कर रहे हैं। तो अब जो है वो बाढ़ नहीं लाता है उस प्रकार से बर्दवान वगैरह में, ठीक है। तो ये हो गया पूरा का पूरा एक पार्ट हम लोगों का। दामोदर नदी का एक और सहायक नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी, जिसका नाम है बराकर नदी। किसका? दामोदर नदी का। तो हम लोगों ने अभी जो देखा इसके सहायक नदियों के बारे में कि दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता था, इसे देव नदी भी कहा जाता है, ठीक है, दामोदर नदी को देव नदी। इसकी सहायक नदियों में हमने क्या देखा, तो इधर से जो एक जमुनिया नदी है, कतरी नदी है, आपका कोनार नदी है, बोकारो नदी है, ये नदी भैरवी नदी, आपका नलकार नदी, तो इतना हम लोगों ने देखा। एक नदी बहुत मतलब बड़ी सहायक नदी है दामोदर नदी की, जिसको कहा जाता है बराकर नदी, उसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे सेपरेट। लेकिन दामोदर नदी जहाँ से धनबाद से, जो धनबाद का एंट्री से बाहर आती है, तो उस जगह पर दामोदर नदी पर एक डैम है जिसका नाम है पंचेत डैम। याद रखिएगा, दामोदर नदी जब झारखंड से एकदम पूरा जब इस सीमा पर एक नदी बना हुआ है पंचेत डैम, और उधर से बराकर नदी भी आती है, और वहां पर एक डैम होता है मैथन डैम, ठीक है। तो वो हम लोग बराकर नदी में देख लेंगे, तो पंचेत डैम, और इसके बाद जो है दामोदर नदी से आगे ये निकल जाता है। दामोदर नदी ये धनबाद से आगे बंगाल में चली जाती है, और इस प्रकार से हमने देखा। अब कुछ पॉइंट्स आप दामोदर नदी के देख लीजिए। जैसे देखिए दामोदर नदी का उद्गम, तो लातेहार का टोरी प्रखंड, दामोदर नदी का उद्गम जो है लातेहार का टोरी प्रखंड। उसके बाद इसका जो मुहाना है वह हुगली नदी में जाकर के मिलती है। इसकी कुल लंबाई बात करें तो 592 किलोमीटर, लेकिन झारखंड में 290 किलोमीटर। अपवाह क्षेत्र की बात करें तो 12,800 स्क्वायर किलोमीटर। इसके अपवाह क्षेत्र कहाँ कहाँ से, तो लातेहार, रांची, हजारीबाग, रामगढ़, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद सब देखा। इसका अन्य नाम की बात करें तो देव नदी, बंगाल का शोक, सबसे प्रदूषित नदी है दोस्तों। याद रखिएगा कि झारखंड में सबसे प्रदूषित नदी है आपका दामोदर नदी। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पर इसके चारों ओर जो उद्योग फैले हुए कल कारखाने हैं, इसके कारण यहाँ पर प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो गया है, और दामोदर नदी अभी झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी है, लेकिन सबसे लंबी और बड़ी नदी है। आयतन में भी, वॉल्यूम में भी, पानी के में भी, कितना वॉल्यूम का जो क्षेत्र है उसमें सबसे बड़ी नदी आपका दामोदर नदी है। सहायक नदी की बात करें तो बराकर नदी, बोकारो नदी, कोनार नदी, जमुनिया नदी, कतरी नदी, भेड़ा, भैरवी, सबके बारे में हमने बात किया। बराकर नदी को स्पेशली हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट इसको अलग से पढ़ेंगे। तो बराकर नदी हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, और जो थोड़ा मोड़ा छोटा मोटा जो नदी बचा हुआ है उसको देख लेंगे। तो अगले क्लास में बराकर नदी देखेंगे, और भी जो छोटे छोटे नदियां बचे हुए हैं वो झारखंड का, वो सब कर लेंगे। वो उसको आपको झारखंड का अगर मैप आपके दिमाग में रहेगा तो नदियों का जो उद्गम स्थल है वो अच्छे से याद रहेगा, कहाँ जाकर किस नदी में मिलता है वो याद रहेगा। और एक दो बार आप वीडियो देखेंगे, और मैप पर इसके पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाएं। और अगला क्लास में हम इसे नदियों को खत्म करके फिर हम नदी घाटी परियोजनाएं, जो जलप्रपात हैं, सब कुछ करके बहुत जल्दी ज्योग्राफी कवर कर लेंगे। आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, तैयारी बहुत बढ़िया से कीजिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।